अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। आज एक ऐसे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो हम सबसे रिलेटेड है और डे टू डे लाइफ में हम इन तमाम चीज़ों से गुज़रते हैं। मुलाजमीन यानी जॉब, और जॉब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आती हैं वो तो एक अलग बात है, मगर जो माहौल हमारे यहाँ पाया जाता है, जिन रवैयों से हमें गुजरना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हमसे की जाती हैं, और फिर वेजेस का मामला अगर हम देखें कि जिस तरह से इस्लाम ने एक तरफ तो हमें कहा है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले ही उसकी उजरत उसको दे दी जाए, लेकिन हमारे माशरे में जब हम नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस तरह से हमारा माशरा इस जगह पर भी इन्हतात का शिकार है और ऐसी प्रैक्टिसेस करता है कि जो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुनाफी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो इस्लाम की सबसे पहले तालीमात क्या हैं कि जिसके तहत अगर हम उनको अपनाएं तो हमारा माशरा किस तरीके का नज़र आएगा, जॉब किस तरीके की नज़र आएगी, क्या जॉब उस वक्त इस तरीके की नज़र आएगी जिस तरह से आज हम जॉब से दूर भागते हैं और जॉब को बहुत बुरा समझते हैं, क्या इस्लाम ने भी जॉब को बहुत बुरा समझा है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और जॉब करने वालों के हुकूक क्या हैं, उनके वो राइट्स क्या हैं जो इस्लाम ने उन्हें दिए हैं। यानी एक तो ये तसव्वुर जो वेस्टर्न एक कैपिटल जो जैसे कहा जाता है कि एक सरमायादाराना निज़ाम के अंदर एक जॉब का तसव्वुर पाया जाता है और उसके अंदर जॉब करने वाले की एक वेज पर काम करने वाले आदमी की एक हैसियत होती है। लेकिन इस्लाम ने जब इस तसव्वुर को पेश किया तो वो उसको किस तरह से पेश किया है, उसकी इज़्ज़त नफ्स को किस तरह से देखा है, और उसके जो राइट्स हैं उनको किस तरह से गारंटी की है, किस तरह से प्रोटेक्ट किया है लॉ के अंदर, हमारे पाकिस्तानी लॉ के अंदर भी किस तरह से प्रोटेक्ट किया है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। चलते हैं उनकी तारुफ की तरफ। आज वैसे तो दोनों जो गेस्ट हैं उन्होंने पहली बार हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अपनी अपनी फील्ड्स में एक महारत रखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर। आप ख़ास तौर पे अरबी जो ग्रामर है अरबी के हवाले से, क्योंकि मुसलमानों को ख़ास तौर पे वर्किंग करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारा तमाम कंटेंट, ज़्यादातर कंटेंट अरबी में मौजूद है। तो ये एक बहुत खूबसूरत इदारा चला रहे हैं अल बयान अकेडमी के नाम से, जिसमें ये अरबिक लैंग्वेज के ऊपर ख़ास तौर पे यानी ऑनलाइन पूरी दुनिया से अरबिक ट्यूटर्स के ज़रिए नॉन अरबिक जो स्पीकर्स हैं उनके लिए अरबी सिखा रहे हैं उन्हें, और कुरान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, हदीस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, और बोलचाल के हवाले से भी। तो बहुत ही खूबसूरत इनका ये काम है। और फिर इस्लामिक फाइनेंसेस के हवाले से भी काम कर रहे हैं और दर्स व तदरीस के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत खुशी हो रही है आपका तारुफ़ करवाते हैं जनाब अल्लामा बिलाल अहमद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज ग्रामी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह आप भी रिसर्च स्कॉलर हैं और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, और अभी कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी के थीसिस भी कर रहे हैं, जनाब हाफिज़ अहमद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, सबसे पहले वो लॉज, वो राइट्स जो इस्लाम ने गारंटी किए हैं जी मुलाजिम के, वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये समझें कि मुलाजिम की जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, देखिए, मुलाजिम हमेशा ये समझता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। भाई आपने देना क्या है पहले ये तो देखें। ठीक है। जब तक जेडीज डिस्क्राइब ना हो उस वक्त तक ना काम शुरू होता है और ना ही सैलरी बनती है। सही है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले कि मुझे पूरे दिन करना क्या है, ये चीज़ ओनर की तरफ से भी, एक स्टेट की तरफ से भी और एक मालिक की तरफ से सामने होनी चाहिए, ऑन पेपर होनी चाहिए, और वर्बल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसका ऑन पेपर होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद काम करने वाला शख्स ये देखे कि मुझे इन चीज़ों को करना है, मुझे अगर 8 घंटे की ड्यूटी करनी है तो किस तरह करनी है। होता क्या है, आमतौर पर जब वो ड्यूटी शुरू होती है तो पहले 4 घंटे तो बहुत अच्छे होते हैं और फिर उसके बाद आखिरी 4 घंटे वो अपना मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, सिगरेट पीने के लिए निकल जाते हैं, चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। तो आप अगर आपने अपना टाइम दिया है, अगर आप 8 घंटे किसी इदारे के लिए काम कर रहे हैं तो पूरे 8 घंटे, 8 घंटे का मतलब 8 घंटे। अगर आप 7 घंटे काम कर रहे हैं और 8 घंटे की सैलरी ले रहे हैं तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है। पहले तो ये समझ लें कि 8 घंटे काम करना है और पूरा काम करना है और जैसा करना चाहिए वैसा करना है, और जो आपकी जॉब समझ के बिल्कुल, और जॉब डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है, मंथली रिपोर्टिंग सिस्टम है, वीकली रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसको फुलफिल करना है। आपने अपना काम कर लिया, उसके बाद अब आती है बारी आपके राइट्स की कि आपको क्या मिलना चाहिए। ठीक है। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ का और एहसान का। ठीक। तो इंसाफ सबसे बुनियादी चीज़ है और फिर उसके बाद अगला दर्जा आता है एहसान का। ये होना चाहिए ओनर की तरफ से
और वो ये कि टाइम पर सैलरी, अगर आप टाइम पर सैलरी दे रहे हैं तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अदल कर रहे हैं। यानी आप 30 तारीख का महीना कंप्लीट हुआ, आप पहली, दूसरी, तीसरी को दे रहे हैं, तो आप समझिए कि अभी आप अदल के पैरामीटर में हैं। अगर आप 3 तारीख के भी लेट जा रहे हैं, 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 2-2 महीने सैलरी लेट हो रही है, तो आप नाइंसाफ़ी अच्छा, कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि क्या ये 30 दिन तक का मुआहदा करना कि एक शख्स है, ज़ाहिर है एक जॉब करने वाला आदमी मजबूरी होता है जी। और उसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं होते, उसको अपने डे टू डे एक्सपेंसिव जो है वो बेयर करने होते हैं, अपने बच्चों के, अपने बीवी के, अपने वालिदैन के। जी। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बताते खुद इस्लाम की नज़र में ठीक है या काबिल सताइश है या रिकमेंडेड? बिल्कुल, दोनों की क्या रजामंदी है। दीन ये कहता है कि दोनों जिस बात पर राज़ी हो जाए, चाहे वो वीकली वेजेस सिस्टम हो, चाहे डेली हो, चाहे बाय वीक हो, यानी हर 15 दिन के बाद हो। जैसे हम लोग यूएस में, तो यूएस में हर दूसरे हफ्ते में सैलरी आती है। अच्छा, इसमें ये है ना कि मजदूर की जो उजरत है वो पसीना, तो अब यहाँ पर तो पसीना कब का सूख चुका होता है के बाद। वो देखें, ये एक समझें कि एक हदीस तो यकीनन है और एक उसूल भी है। इसका माना ये है कि मज़दूर के जहन में क्या है। वो शख्स जो आपके पास ईंटें उठाने का काम कर रहा है, तो ईंटें उठाने वाला ज़ाहिर है उसको पसीना भी है, और वो समझता है कि मैं शाम तक जब ईंटें उठाऊंगा ना तो शाम को मुझे सैलरी मिल जाएगी। लेकिन एक डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, उसको पसीना ही नहीं आ रहा, तो आप कह रहे हैं इसको तो सैलरी बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ कमिटमेंट क्या है ये देखा जाएगा। अगर कमिटमेंट वीकली का है तो 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते का है तो 2 हफ्ते के बाद, और अगर महीने का है महीने का। यूएस में सिस्टम ये है कि वहाँ हर हफ्ते सैलरी मिलती है, या बहुत बहुत तो बाय वीक जाते हैं, महीने का कोई भी इंतज़ार नहीं करता। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, हम जो कि पाकिस्तान की बात करेंगे, तो पाकिस्तान में मंथली सैलरी का सिस्टम है। इसमें शरन कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी इस पर एग्री हैं। अच्छा, मंथली सैलरी के ऊपर बात कर ली तो ये अब क्योंकि जहन में वरना सवाल निकल जाएगा ये कि मंथली सैलरी के ऊपर ये भी होता है कि वो जब आप ये भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करते हैं, और जाहिर है ये ज़बरदस्ती होता है आमतौर पे कि आप जब 1 महीने, अगर आपको छोड़ना होगा तो 1 महीने पहले आप बताएंगे, और अगर नहीं आप नोटिफाई करेंगे पहले 1 महीने पहले, तो फिर आपकी 1 महीने की सैलरी, तनख्वाह काट ली जाएगी। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, ये जायज़ नहीं है। जितना काम किया है उतनी सैलरी देना ज़रूरी है। हाँ, नोटिस देना ज़रूरी है। नोटिस देने की वजह, ये जो पॉइंट है, ये जो क्लॉज है कि आप 1 महीना पहले बताएंगे, ये लिखना भी दुरुस्त है, इसको एक्सेप्ट करना भी दुरुस्त है। उसकी वजह है सर, उसकी वजह यह है कि अगर ये शख्स अचानक छोड़ के चला जाएगा तो इसके प्लेस पे कौन आएगा? ये तो ठीक है, मगर पेनल्टी की सैलरी नहीं, पेनल्टी नहीं कर सकते। वही मैंने कहा ना, इस सवाल में 2 बातें। एक बात तो ये है कि ये क्लॉज कि 1 महीने पहले नोटिस दें, बिल्कुल नोटिस दें, ताकि आपकी जगह दूसरा बंदा अरेंज हो सके। आपको भी कहीं से ऑफर लेटर मिला है तो आप उनसे भी टाइम लें, ताकि वहाँ पर भी 1 महीने में आपकी पोजीशन, आपकी जगह बनाई जा सके। लेकिन दूसरी बात कि आपकी 1 महीने की सैलरी डिडक्ट होगी, ये जायज़ नहीं है, हराम है, बिल्कुल हराम। जिसने जितने दिन काम किया उसको उतने दिन की सैलरी देना ये लाजिम है, ये वाजिब है, ये ज़रूरी है। तो अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो वो हुक्म है ना कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, कि इंसाफ ये कि 30 का महीना है तो अब आपने 30 के बाद पहली, दूसरी, तीसरे को उसको सैलरी दे दी जो एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप लेट कर रहे हैं तो नाइंसाफ़ी है। दूसरा एक है एहसान, जिसका अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है। दोनों तरफ से ये एहसान की बात दोनों तरफ से होगी। ओनर को भी चाहिए कि एहसान करे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। तो अगर 30 का महीना है और 30 पर सैलरी बनती है तो 25 को दे देगा, सैलरी उतनी देनी है, ये एहसान है। अच्छा, ये तो वैसे करेगा नहीं। वैसे करेगा नहीं, लेकिन करेगा तो अच्छा है ना। अच्छा क्या है, लेकिन असल में बात यह है कि हमारे यहाँ की लेबर क्लास का भी एक माइंड बन गया ना कि जिस दिन पैसा हाथ में आ गया तो अब उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते आराम करना है। जहाँ ये ना हो, वहाँ अगर पहले सैलरी दे कॉर्पोरेट कल्चर में या 2-4 दिन पहले, हाँ कॉर्पोरेट कल्चर में तो नहीं होता, जहाँ 2-4 दिन पहले सैलरी दे दी जाए तो वहाँ अच्छा हो जाता है ना। अब देखें, अगर 26 को सैलरी आ गई तो आप टाइम पर अपने बिल पे कर सकते हैं, टाइम पर स्कूल की फीसें पे कर सकते हैं, टाइम बहुत सारे इदारों में है 26 का सिस्टम है, हालांकि महीना 30 का होता है। तो 26 का सिस्टम ये एहसान है, और ये मैं समझता हूँ कि ओनर को, मालिक को अल्लाह ताला इसका ख़ास अजर भी देगा। फिर जो इंसेंटिव होते हैं, काम अच्छा किया, लड़के ने काम अच्छा किया या आपके स्टाफ ने काम अच्छा किया, तो इनको बढ़ा कर देना। अच्छा, हमेशा सिर्फ पैसे के ज़रिए एहसान नहीं होता, आप अपने अखलाक के ज़रिए, अच्छी बात के ज़रिए, मुस्कुराहट के ज़रिए, एप्रिसिएशन के ज़रिए, कोई शील्ड दे दी, कभी कोई गिफ्ट दे दिया, इसके ज़रिए भी आप उसके दिल में जगह भी बना सकते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से आपको मोहसिन होने का एक अवार्ड मिलता है कि आप एहसान करने वाले हैं। मैं समझता हूँ हर काम करने वाला, हम भी एक इदारा चलाते हैं, हमारे पास भी स्टाफ है, टीचर्स हैं, आप भी काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं वो समझते हैं कि उनके पास लोग काम कर रहे हैं, तो इनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, टाइम पे सैलरी देनी चाहिए। और टाइम पर सैलरी देने के साथ साथ इनकी, यानी आप इन्हें अपना भाई समझें,
और रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। मैं चाहूँगा हाफिज़ साहब भी इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे और फिर दोबारा अगले सवाल पर हम इसको मज़ीद ज़रूर। और जाहिर है इसकी में फिर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है, तो आमतौर पे ये भी बहाना किया जाता है कि हम तो प्राइवेट कंपनी है, हम तो वो सारे बेनिफिट्स नहीं दे सकते। बेनिफिट्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज मुलाजमीन और उनके हुकूक़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जॉब करने वाले, जॉब का जो कल्चर है जो कंपनीज़ में पाया जाता है, उस हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। इज़्ज़त नफ्स को किस तरह से इस्लाम ने प्रोटेक्ट किया है जॉब करने वाले की, इस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं। जनाब हाफिज़ अहमद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आप इस हवाले से ज़ाहिर है वर्किंग भी कर रहे हैं, PhD थीसिस भी कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये दो चीज़ें हैं। जब कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर बेनिफिट्स उसे निस्बतन पब्लिक सेक्टर के कम मिलते हैं। जवाब ये पेश करते हैं कि हम तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। मगर सबसे बुनियादी इससे पहले सवाल ये है कि क्या बेनिफिट्स एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को देना ज़रूरी भी है या नहीं है? क्या एम्प्लॉई की ये जैसे कहते हैं हक है या नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चाहूँगा एक दो बुनियादी बातें मैं ज़िक्र करूँ। जैसे कि अल्लामा बिलाल साहब ने भी मेंशन किया कि जो मुलाज़मीन हैं उनके दरमियान जो लिखा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होना ज़रूरी है, और उसकी सबसे बड़ी अहम वजह ये कि कुरान पाक हमें इसका हुक्म देता है। आप देखें कुरान पाक की जो सबसे बड़ी आयत है सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, तो उतनी बड़ी आयत में क्या है, हमें लिखने का हुक्म ही दिया जाता है। तो ये सबसे बुनियादी और पहली चीज़ है कि जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या हो, ऑन पेपर हो, ताकि चीज़ें जो है वो तय हो। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ मैं आऊँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जो बेनिफिट्स वगैरह हैं, इनकी अगर हम बात करें तो देखें सबसे बुनियादी चीज़ है वो है कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका उससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जो है वो आपकी सैलरी पे हुआ है तो आप जो है वो सिर्फ सैलरी लेने के पाबंद हैं, और आपका जो बॉस है या जो भी मैनेजर है वो आपको सैलरी देने का पाबंद है, वो जो है वो बोनसेस या इंटेंसिव देने का पाबंद नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो चलेंगी। अगर आपने शुरू में ही आपने उसको बताया हुआ है कि भाई आपके ट्रिप्स भी हैं, आपका जो है वो ईयरली 2 टाइम्स बोनस भी है, तो फिर ज़ाहिर है अगर वो उस मयार पे पूरा उतरता है और अगर वो अच्छा काम करता है तो अब आपको उसको इंटेंसिव देना, बोनस देना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों ज़रूरी हो जाएगा? क्योंकि अब आपने उससे वादा कर लिया है। ठीक है, तो जैसे वादे का हुक्म क्या है, वऔफू बिल आद, वादे को पूरा करो। तो वादा पूरा करने की रोशनी में इन चीज़ों का पूरा करना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो देना ज़रूरी भी नहीं होगा, और अगर आप उस सूरत में देते हैं तो वही वाली बात कि फिर ये एहसान हो जाएगा और इसका फिर आपको सवाब अजर अच्छा मिलेगा। इसको ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो क्या एक एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को देना चाहिए बेनिफिट्स या नहीं देना चाहिए? फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी, क्या ये देना चाहिए? जी हाँ, देना चाहिए, अच्छी बात है। जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे, देखिए फैसिलिटेट करने से होगा क्या, फैसिलिटेट करने से एक तो वही एहसान वाली बात आ जाएगी जो दीनी पहलू से आ जाएगी कि आप उसको अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करें। देखें अब हम देखते हैं ना अहादीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गुलामों के हवाले से क्या तालीम दी कि जैसा खुद पहनते हो वैसा इन्हें पहनाओ, जैसा खुद खाते हो वैसा उन्हें खिलाओ। तो मुलाजिम के लिए फिर तो मैं आपसे यही तो अर्ज करूं कि अगर आप देते हैं तो ये एहसान की कैफियत है, ये बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है। और इसके दुनियावी यानी इसके मटेरियलिस्टिक अगर हम फ़वाइद देखें तो वो क्या फ़ायदे हैं कि अगर आप जितना अपने एम्प्लॉय को अच्छा फैसिलिटेट करेंगे वो इधर उधर नहीं देखेगा, वो हर दूसरे महीने दूसरी कंपनी में CV ड्रॉप नहीं करेगा। अब एक और जहन में सवाल आ रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि जो खुद पहनो वो दूसरे को, यानी अपने मुलाजिम, अपने गुलाम को भी पहनाओ। कोई नहीं करता ऐसा, फिर कोई नहीं करता तो ये देखें ये एक कैफियत है एहसान वाली। अगर कोई इस पे अमल नहीं भी करता और अगर वो उसके जो मुआहदा एग्रीमेंट है उसके मुताबिक अगर वो देता है तो वो ये अदल कर रहे हैं। एक होती है अदल वाली कैफियत, एक होती है फजल वाली कैफियत। अगर आप गुनाहगार तो नहीं होता, नहीं गुनाहगार नहीं होगा, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। गुनाह एक होती है अदल वाली। रसूल ने तो हुक्म दिया हुआ है ना कि ये करो। देखें ये जो हुक्म है ना ये इस्तेहबाब के ज़िम्मे में आता है। एक हुक्म होता है फर्जियत वजूब के दर्जे में, एक हुक्म होता है इस्तेहबाबी हुक्म के अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तो जाहिर है कि मकारिमुल अखलाक, आप क्या फरमाते, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमुल अखलाक, मैं अच्छे
अखलाक को पूरा मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, आप अंदाज़ा करें ना, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एज अ गुलाम आए हैं। जब उनके वालिद उन्हें लेने के लिए आए तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि क्या कैफियत थी? गुलाम की कैफियत थी। वालिद और चचा कह रहे हैं बेटे तुम इनके पास गुलाम बन के रहोगे, हमारे पास तुम एक आज़ाद बेटे के तौर पर रहोगे। ठीक है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो अच्छे में अच्छा जो है ना वो देने की तलकीन फरमाई है। तो ये बात है। सब एक और बात ये है कि जहाँ पे एहसान की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय आमतौर पे मजबूर होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में। अब बात औकात एम्प्लॉयर भी मजबूर होता है, एम्प्लॉय उसको भी तंग कर देता है एम्प्लॉयर को, वो ठीक है। बट एम्प्लॉय को आमतौर पे ओवर टाइम, जब ओवर टाइम के बारे में तस्वुर किया जाता है कि भाई ये तो पार्ट ऑफ जॉब है कि अब फॉर एग्जांपल हाँ ठीक है 6 बजे आपकी छुट्टी हो जानी चाहिए थी, मगर अब तो काम है तो काम करो, और उस काम का आमतौर पे नहीं किया जाता। तो इस सूरत में फिर देखिए, इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, सही है। और अगर देखें वैसे तो उसूलन अगर हम बात करें ना, उसूल की रोशनी में तो ओवर टाइम मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखें जब आप आधा घंटा लेट आते हैं तब भी तो एचआर डिटेक्ट करता है ना आपकी अमाउंट जो होती है, ठीक है। तो अगर आप ओवर टाइम देंगे, उसूलन अगर हम बात करें तो ओवर टाइम मिलना चाहिए, और बहुत सारे इदारों में ओवर टाइम का निज़ाम भी है, मौजूद है। लेकिन अगर किसी जगह पर ओवर टाइम नहीं मिलता और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि भाई काम की नौयत ही ऐसी है, काम ही ऐसा है, फॉर एग्जांपल मीडिया की हम बात करें, मीडिया में उम्मन ऐसा काम होता है कि भाई ओवर टाइम जो है वो देना पड़ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो अगर वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको एक और मिसाल के जरिए समझाता हूँ। आपने अपने मुलाजिम को, अपने एम्प्लॉय को इतनी अच्छी सैलरी पे रखा हुआ है कि उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको और कहीं हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब अगर आपको वो ओवर टाइम देता भी है तो ये मुलाजिम की तरफ से एक एहसान वाली कैफियत हो जाएगी। तो उसको मुलाजिम को भी तो एहसान करना है ना, एहसान सिर्फ जो है वो बॉस को तो नहीं करना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने उसके हुकूक पूरे करने हैं। मैंने आपसे वही कहा ना, आप उसको अगर अच्छा फैसिलिटेट। अच्छा, वैसे ये अच्छा पॉइंट है। आपने भी मुलाजिम के तरफ से भी ये बात की, इन्होंने भी ये बात की, एक मुलाजिम किस तरह से एहसान की कैफियत कर सकता है? वो तो पहले से ही जकड़ा हुआ है मसाइल के अंदर। हम ये समझते हैं कि एहसान सिर्फ पैसे वाला करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। एहसान कोई भी कर सकता है। अच्छा। किसी से अच्छी बात कर लेना ये भी एहसान है। देखिए, कुछ भी आप अच्छा करेंगे ना, किसी को बढ़कर सलाम कर लेना ये भी एहसान है। तो मुलाजिम अगर दिल लगा के काम कर रहा है ये तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन घंटा आधा घंटा ज़्यादा बैठा तो ये भी उसने एहसान किया और इस पर भी उसको अजर मिलेगा। अच्छा। यकीनन। एक तो ये कि ये इसकी जॉब एक तरीके से पक्की है, ज़ाहिर है कि इदारे में इसके लिए जगह रहेगी और इसको इंसेंटिव भी मिलेंगे ज़ाहिर है आगे जाके, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ये कंपनी में रहता है और अच्छी तरह काम करता है तो उसको फ़ायदा तो है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला तो देख ही रहा है ना, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो अब कहीं अगर गलती कोताही हो भी गई मगर आदमी ने कहीं अच्छा टाइम दे दिया, ओवर टाइम दे दिया, तो जहाँ वो कहीं गलती हुई है, कोई कोताही हुई है, कहीं टाइम नहीं दिया, कहीं कभी लेट हो गया, तो वो उसको भी कवर कर लेगा। सही है। अच्छा, ख़वातीन के बेनिफिट्स के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है, ज़ाहिर है कि क्योंकि जो मैटरनल पैटर्नल लीव्स होती हैं और फिर ख़वातीन के ज़ाहिर है उसमें कुछ स्पेसिफिक इशूज़ होते हैं कि जिसके अंदर उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आमतौर पे वेस्टर्न दुनिया के अंदर, और वो कॉर्पोरेट कंपनी जो इस कल्चर को फॉलो कर रही होती हैं। और फिर ये भी एक बात है कि वो कंपनी जो इस्लाम के तसव्वुरात के ऊपर मबनी हो, सबसे पहली बात तो उसका मकसद क्या है। जैसे वेस्ट की दुनिया में आजकल देखा जाए, कैपिटलिज्म की नज़र में देखा जाए तो कंपनी का मकसद जो है वो प्रॉफिट बनाना होता है। तो क्या इस्लाम की नज़र में भी कंपनी का मकसद ये होता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ जनाब हाफिज़ अहमद यूसुफ साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, एक फ़ीमेल के बेनिफिट्स और मेल के बेनिफिट्स ज़ाहिर है उसमें क्योंकि नेचर कुछ अलग है और उसमें कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जिनकी वजह से वेस्ट में भी, और जो कॉर्पोरेट कल्चर ये फॉलो कर रहे होते हैं वेस्ट का, वो यही फॉलो करते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर मैटरनल लीव उन्हें दी जाती हैं, उनको मज़ीद वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो आमतौर पर एक मेल को नहीं मिलते। इस्लाम ने भी क्या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है? देखें, ज़ाहिर है जैसा आपने जिक्र किया कि जो मेल और फीमेल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनकी साइकी भी डिफरेंट होती है, और फिर उन दोनों स्पेशली फ़ीमेल्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो मेल्स के साथ नहीं हैं।
तो अगर उनको बेनिफिट दिया जाएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये भी एक एहसान वाली कैफियत है और ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इस्लाम हमें इन चीज़ों का हुक्म देता है कि ज़ाहिर है उनके ऊपर ऐसी कैफियत होती है और वो ऐसे फेज़ से गुजर रही होती हैं जहाँ उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो अगर कंपनी जहाँ वो एम्प्लॉय हैं, जहाँ वो काम कर रही हैं, अगर कंपनी उस फेज़ में, उस मुश्किल फेज़ में उनका साथ देती हैं तो यकीनी सी बात है एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक तो ये है कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात करें कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, कंपनी उनको ये बेनिफिट देना चाहती है नहीं चाहती। एक तो ये कि गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट बैठी हुई है और गवर्नमेंट रियासत को माँ का तस्वुर किया जाता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि क्या उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बेनिफिट हर एम्प्लॉय को मिलते हैं या नहीं मिलते? जी बिल्कुल। या वो इनके आवाम के ऊपर छोड़ दे कि जो जैसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, जितना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है कर ले। इसमें दो बातें हैं। देखें, एक होती है किसी भी जब आप चीज़ को देखते हैं, एक होती है उसूली बातें, प्रिंसिपल्स, एक होती है सेकेंडरी लेवल की चीज़ें। ठीक है। तो जो उसूली बातें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, उनमें तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो मेक श्योर करे कि हर कंपनी में वो उसूल वो लागू हैं या नहीं है। जो सेकेंडरी लेवल की चीज़ें हैं वो फिर कंपनी अपने हिसाब से जो है वो तय करती हैं। तो ये इसका एक बात हो गई है। अल्लामा साहब, एक हम इस्लाम के तस्वुर के बारे में बात कर रहे हैं, हमें वेस्टर्न जो जॉब का कल्चर है, कंपनी का कल्चर है, उसके बारे में तो पता है। एक ऐसी कंपनी जो आइडियली इस्लाम के उसूलों के ऊपर उस्तवार हो जी, और उसी के मुताबिक चल रही हो, शरिया कंप्लाइंट कंपनी हो जी, तो उसके अंदर क्या क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट्स होंगे, वो कंपनी का कल्चर किस टाइप का होगा, वो एम्प्लॉयर किस टाइप का होगा, वो एम्प्लॉयज़ किस टाइप के होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, प्रिंसिपल अगर हम गुफ्तगू करें तो? देखिए, सबसे पहले बुनियादी बात तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके अंदर ही सब चीज़ें वाज़ेह होती हैं क्या होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप चाहते हैं कि शरिया कंप्लाइंस करवाएं तो आप कहीं ना कहीं से चेक ज़रूर करवाएं। यानी आप ये नहीं कि जो मेरा दिल में आया वो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया और जो दिल में आया कि नहीं लिखा। और इसमें तो सामने वाला बाज़ों का तो उसको जॉब की नीड होती है और वो ऐसी चीज़ों पर साइन कर देता है, मजबूर होकर भी साइन कर देता है। तो किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। तो इस्लाम की रोशनी में, इस्लाम की नज़र में आया वो कॉन्ट्रैक्ट सही है या नहीं, वो ज़ाहिर है उलमा और मुफ्तियान कराम ही बताएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब मादरत, मैं इस जगह पे आपको रोक रहा हूँ क्योंकि ये ताकि बात क्लियर होती जाए जी। मजबूरी से फ़ायदा उठाना क्योंकि बहुत अहम अंसर है इस जगह के ऊपर, मजबूरी से फ़ायदा उठाना, क्या ये ठीक है, हलाल है, हराम है? बिल्कुल गलत है। देखें, एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि मिसाल है इस शख्स की सैलरी जो इस कैलिबर का है उसकी सैलरी मिसाल के तौर पर 200,000 होनी चाहिए, 2 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन देखा सामने वाला 4 महीने से उसको जॉब नहीं मिल रही, ये परेशान है, ये आया तो अब इसको 150 में रख लिया, या 100,000 की ऑफर कर दी। क्यों? क्योंकि मजबूर है, 4 महीने से काम नहीं है तो ये मजबूरन करेगा। तो ये भी जायज़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिसका जो काम है उस काम की मार्केट में क्या सैलरी है वो देना ज़रूरी है। अच्छा। अब वो सिनेरियोज अलग अलग हो सकते हैं, तो जिसका जो काम हो उर्फ़ के मुताबिक, इसको उर्फ़ कहते हैं, यानी ज़माने में क्या चल रहा है, तो ज़माने में जो सैलरी चल रही है, मार्केट में जो ट्रेंड है उसी को फॉलो करते हुए उतनी सैलरी देना तो ज़रूरी होगा। अच्छा जी। बाकी आप जो गुफ्तगू कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल शरिया कंप्लाइंस के लिए हमने किसी ना किसी स्कॉलर को ये दिखाना लाज़मी है। जी बिल्कुल, दिखाना लाजमी है। और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए कि काम जो है ना वो 2 तरह का होता है। कोई होते हैं कि जो अपना टाइम देते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे की जॉब है, और कुछ होते हैं जो प्रोजेक्ट बेस होते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट करने हैं। तो प्रोजेक्ट बेस जो लोग काम करते हैं उनमें टाइम नहीं देखा जाता, वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना उनके लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो वीकेंड लगाएं, चाहे वो ओवर टाइम लगाएं, चाहे दिन रात लगाएं, क्योंकि उनको सैलरी जो मिल रही है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे मिल रही है। और जहाँ पर टाइम देना ज़रूरी है, जिनका टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनके लिए वो टाइम ही देंगे और उतने टाइम में जितना काम हो जाए ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है काम बिल्कुल एंड पर और बंदा छोड़कर चला जाएगा, मेरे तो 8 घंटे पूरे हो गए तो मैं वापस जा रहा हूँ, तो वो काम को मुकम्मल कर ले, ये वही एहसान वाली बात आ जाएगी। तो टाइम अपना पूरा दें और फिर जाहिर है कि इनको इनके टाइम पर सैलरी मिलती रहे, ये बुनियादी चीज़ है। इसके अलावा आपने जो बात की कि मेडिकल लीव देनी चाहिए, बिल्कुल मेडिकल लीव होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेडिकल लीव कितनी होनी चाहिए साल में, लीव्स के हवाले से कितनी होनी चाहिए शरिया कंप्लाइंस के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं वही कहूँगा कि जैसी मार्केट जैसा उर्फ, कहीं 21 डेज़ हैं, कहीं 4 डेज़ हैं, कहीं 5 डेज़ हैं, कहीं 15 डेज़ हैं, जहाँ जो उर्फ चल रहा है ना, यानी मीडिया है तो मीडिया ये देखे कि बाकी चैनल्स वाले क्या दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई तो वहाँ पे तो एक्सप्लॉइटेशन है फॉर एग्जांपल, अगर नहीं, लेकिन आम तौर पर जो चल रहा हो, जो ज़्यादातर लोग कर रहे हो। अच्छा। या बात करेंगे कि अगर कोई गारमेंट फैक्ट्री है तो गारमेंट फैक्ट्री में क्या चलता है, वहाँ डेली वेजेस दी जाती हैं। अब बंदा कहे मेरी गारमेंट फैक्ट्री है लेकिन मैं महीने बाद दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे मैं तो महीने बाद दे रहा हूँ, लेकिन मार्केट ट्रेंड ये कह रहा है कि आपको डेली देना चाहिए। फिर तो मार्केट क्राइटेरिया हो गया ना, बेंचमार्क तो मार्केट हो गई। फिर ये भी है। अच्छा, मार्केट तो है,
देखिए इस्लाम एक उसूल देता है जो इंतहाई बुनियादी उसूल है, लेकिन जैसे कि हाफिज़ साहब ने बताया ना कि जो सेकेंडरी इशूज़ हैं उसके लिए आपको छोड़ देता है कि आप लोग आपस में क्या फैसला करते हो। अच्छा, फिर उस फैसला करने में भी आपको देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मगर वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते जो इन प्रिंसिपल है। जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो इस्लाम देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है मेरी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मार्केट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मार्केट फॉलो करे और फिर उसके बाद इनकी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये। तो अब मार्केट में जिस तरीके से चल रहा है, अगर डेली वेजेस हैं तो डेली, वीकली हैं तो वीकली, और मंथली हैं तो मंथली, और जो वेजेस हैं वो भी। फिर आ जाती है बात इंश्योरेंस की कि इंश्योरेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो अगर एक ओनर ये चाहता है कि मेरे पास बंदा देर तक रहे, मेरे पास ये काम करने वाला 1 साल में भाग ना जाए, 2 साल, 5 साल, 10 साल आप रखना चाहते हैं। देखिए अगर हम दुबई की बात करें, वहाँ अगर आपको किसी को रखना है तो आप वीज़ा देते हैं। तो जब आप वीज़ा देते हैं तो 2 साल तक बंदा कहीं नहीं जाता, 2 साल आपके पास काम करता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने किसी को 70,000 में रखा है, 90 की ऑफर आएगी, वो मूव हो जाएगा। कैसे पकड़ेंगे उसको? आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देंगे, उसको इंश्योरेंस देंगे, या उसको कोई अलाउंस देंगे, उसको कोई हाउस होम के लिए अलाउंस देंगे, कोई फाइनेंस, कोई ऑटो के लिए अलाउंस देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दें ताकि वो आपके साथ कनेक्ट रहे, उससे आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि जब आप नया बंदा लेकर आते हैं कंपनी में तो 2 से 3-4 महीने तो आपको ट्रेन करने में लगते हैं, तो उस टाइम की तो आप सैलरी दे रहे हैं और आउटपुट की आप उम्मीद नहीं रखते शुरू में। अल्लामा साहब, इसमें अब मैं बार बार इसके ऊपर इसरार कर रहा हूँ। देखें, अगर मार्केट के कल्चर के ऊपर छोड़ा जाए, यानी तो इससे बहुत जो नेगेटिव ट्रेंड सेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर बोले एम्प्लॉय को कि अरे पूरी मार्केट में यही हो रहा है, मैं भी तुम्हें वही दे रहा हूँ, तो जस्टिफाइड हो जाए। अगर मार्केट इस्लामी उसूलों के खिलाफ है, अच्छा, तो वहाँ मार्केट को छोड़ देंगे। ठीक है। सबसे बुनियादी चीज़ अल्लाह का हुक्म है। सही है। हदीस है कि ला ताअत फी मासियतिल खालिक, अल्लाह ताला की नाफरमानी में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं है। ठीक है। मार्केट ट्रेंड ये हो कि आप नमाज के लिए नहीं जा सकते, आप काम, तो यहाँ मार्केट ट्रेंड नहीं फॉलो किया जाएगा। नमाज के लिए जाएंगे, जुम्मे की नमाज के लिए सेठ नहीं जाने दे रहा, भाई यहीं आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ खालिक अल्लाह की बात आ गई ना, तो इस्लाम फिर वहाँ कि इस्लामी उसूल क्या कि नहीं, नमाज के लिए तो आप जाएंगे। अच्छा, अब एक कंपनी है, उसके अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं जी, उसके अंदर एक एम्प्लॉय को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, या बराबर है, मगर एक उसको बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिफिकेशन है या बहुत कंपनी की ज़रूरत है तो कंपनी उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रही है, दूसरे को अलग, तो ये भी पाया जाता है। बिल्कुल, इस्लाम इसका मना करता है। अच्छा। देखिए, अगर तो स्टेटस अलग अलग है तो फिर तो जाहिर है कि कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, जो जिस जगह पर है उससे उसी तरह बात की जाए, और अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, लोगों को वो मयार दिया जाए, वो जगह दी जाए जिसका वो हक़ रखते हैं। ठीक है, तो मैनेजर को आप अलग जगह बिठाएंगे, आप सुपरवाइज़र को अलग जगह बिठाएंगे, वो बात सही है। लेकिन अगर दोनों एक ही लेवल के हैं और आप उनमें बातचीत करने में तफावत करते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं, एक के साथ आपका बिहेवियर रूड है, एक के साथ सही है, तो अल्लाह के यहाँ तो जवाब देना है। बिल्कुल। अच्छा। तो ये जो गलती है वो गलती है, चाहे कॉर्पोरेट लेवल में हो चाहे प्राइवेट में हो, दोनों सूरतों के अंदर अगर कहीं पर भी गलती है, और वो ये कि ख़ास तौर पर लोगों को उनके हक़ नहीं दिए जा रहे, अच्छी तरह बात नहीं की जा रही, धुतकारा जा रहा है, उनके साथ बुरा रवैया किया जा रहा है, अगर ये करेंगे तो दुनिया में भी यूँ समझें कि ये चीज़ सामने आती है, कहीं ना कहीं कंपनी में भी सामने आ जाती है, और आखिरत का मामला तो फिर है अपनी जगह पे। ठीक है। अच्छा, एक अब बस शॉर्ट सवाल इसके ऊपर, फिर आप दोनों से मैं पैगाम लूँगा। वेटर्स की आमतौर पर टिप्स दी जाती हैं उन्हें, तो ये टिप का कल्चर क्या है, क्या ये ठीक है या नहीं है? और वेटर्स को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, एम्प्लॉयर बोलता है कि लड़की भी फॉर एग्जांपल अगर वेटर हो, फीमेल वेटर हो, तो उसको भी एक ख़ास अंदाज पहनना है उसको, यानी हमारे यहाँ आमतौर पे शलवार कमीज पहनी जाती है, मगर उसको रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कि तुम पैंट शर्ट पहनोगी, टी शर्ट और पैंट पहनोगी, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, कवर करना इस्लाम का जो तकाजा है ना, वो ये है कि कवर होना चाहिए। ठीक है। जैसा अच्छे से अच्छा जो कवर हो सकता है ना, वो हिजाब में हो, ढीली टी शर्ट हो, और अगर ढीली पैंट हो तो, और शलवार कमीज़ और बहुत टाइट हो और बॉडी हैयत नज़र आती हो तो उसके भी पजीरा ही नहीं है। ठीक है। तो असल जो दीन ने मकसद दिया है ना, वो है कवर करना। औरत का कवर होना ये ज़रूरी है, और उस तरीके से रहते हुए अगर वो जॉब करती है तो वो कर सकती है। ठीक है। और इसी में आपने जो दूसरी बात कही कि टिप, हाँ, जो टिप्स जो दी जाती हैं वो बेसिकली ये भी कल्चर पर ही डिपेंड करता है कि एक तो इनकी बेसिक सैलरी है, लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि रेस्टोरेंट्स ओनर जो है वो सैलरी कम रखते हैं। अब सैलरी कम ज़्यादा, और इस बुनियाद के ऊपर, हाँ, सैलरी कम रखते हैं, वो एक कल्चर बना हुआ है, एक ट्रेंड चल रहा है, तो टिप्स दी जाती हैं। और टिप्स जायज़ है, दी जा सकती है, ली जा सकती है। इसमें वजह क्या है कि आपको वो शख्स, एक शख्स है कि आप अगर रेस्टोरेंट जाते हैं और टू गो करते हैं या टेक अवे करते हैं, लेके जाते हैं, तो भी आप 1000 का आपको खाना मिल रहा है। अगर आप टेबल पर जाकर खाना खा रहे हैं तो भी 1000 रुपये का ही आपको खाना मिल रहा है, सेम खाना। वहाँ आपको डब्बे में पैक करके दे दिया, वहाँ एक शख्स जब आप रेस्टोरेंट में, तो वो आपके लिए पानी भी रख रहा है, वो आपके लिए टेबल भी साफ़ कर रहा है, वो आपके प्लेटें भी उठा रहा है, वो आपकी कोल्ड ड्रिंक भी उठा रहा है।
तो उसने जो एक्स्ट्रा सर्विस दी है उसके लिए आपने क्या दिया, तो देनी चाहिए टिप्स। मगर आमतौर पे अब जो रेस्टोरेंट की सर्विस होती है उसमें तो वो शामिल होता है, एम्प्लॉयर को पे करना चाहिए उसे, तो वो तो कर रहा है, वो तो अपनी सैलरी पे कर रहा है। लेकिन मैंने ये कहा ना कि टिप्स देना वजूबी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप दें ही दें, लेकिन देंगे तो वही एहसान वाली बात होगी। इस उन्वान से कोई सोचे कि कल्चर ख़राब हो रहा है इससे, टिप्स देने से? हाँ, टिप्स देने से कल्चर ख़राब नहीं है, क्योंकि इसमें तो सामने वाला आपको अच्छी सर्विस दे रहा है ना। मैंने ऐसी जगह भी देखी है कि जहाँ टिप्स नहीं दी जाती ना, तो वहाँ वेटर का बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, वो फिर आपके साथ क्या सलूक करता है, लेकिन जहाँ उसे पता है कि यहाँ मिलेगा, इस रेस्टोरेंट पे आमतौर पे दिया जाता है, लिया जाता है, तो आपको ट्रीट अच्छा करेगा, आपको चीज़ अच्छी ला के देगा, सर्विसेज अच्छी होंगी। तो ओनर को अपनी तरफ से सैलरी तो प्रॉपर देनी ही है, और टिप्स भी अगर दी जाती हैं, ली जाती हैं, तो उसको भी मना नहीं करना चाहिए। एक पैगाम आपकी तरफ से मुलाजमीन के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉय के लिए? सबसे बुनियादी पैगाम, दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस रहें। ठीक, ये बुनियादी बात, मुखलिस रहें। जिस तरीके से बेटा अपने बाप से मुखलिस होता है और बाप अपनी औलाद से मुखलिस होता है, इसी तरीके से एक स्टेट को चाहिए अपने मुलाजिम से मुखलिस हो कि उसकी क्या ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करे, और मुलाजिम को चाहिए कि अपने स्टेट की, अपने ओनर की जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करे। जब दोनों में ये रिश्ता होगा ना कि दोनों में इखलास होगा, दोनों मुखलिस होंगे, तो कंपनी भी अच्छी ग्रो करेगी और पर्सनल डेवलपमेंट भी अच्छी होंगी। हाफिज़ साहब, आखिरी पैगाम आपसे लेना चाह रहा हूँ इस सवाल के तनाजुर में कि दुनिया आमतौर पे मुलाजिम, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को दुश्मन तस्वुर करती है कि एम्प्लॉई का दुश्मन है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। क्या वाकई में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? दुश्मन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद समझने के लिए सास बहू वाला रिश्ता कहा जा सकता है। अच्छा, क्या इस्लाम में ऐसा है? जो चलती रहती है ऐसा। देखें, उसूली बात तो बिलाल भाई ने कर दी कि मुखलिस रहें एक दूसरे से। अच्छा देखें, ये बात तो तय है कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं ना, तो कुछ इख्तलाफात भी हो जाते हैं। आपके अपने माँ बाप से भी बाज़ औक़ात समटाइम्स किसी न किसी बात पे कोई इख्तलाफ हो जाता है, तो अब उसको जो है ना वो अना का मसला थोड़ी बनाना चाहिए। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, उनको दरगुजर करना चाहिए, खुज़िल अफ़्व, ठीक है। तो दरगुजर से काम लेना चाहिए। वो जो बॉस हो उसे भी दरगुजर से काम, क्योंकि सब इंसान हैं, सब खता के पुतले, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, तो सबको दरगुजर से भी थोड़ा बहुत काम लेना चाहिए। पता है भाई, काम में ऊंच नीच हो जाती है, कभी आगे पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो ये हमें अपना रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैं हदीस सुनाता हूँ आपको। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खादिम थे ना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो वो तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत अनस क्या कह रहे हैं, मैं 10 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कभी मुझसे ये नहीं फरमाया तुमने ये क्यों किया, तुमने क्यों नहीं किया। खैर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो लेवल हम तो उस तक पहुँच नहीं सकते, लेकिन एक तरबियत है, हमारे लिए एक तालीम है कि हमें भी दरगुजर से काम लेते रहना चाहिए। अच्छा, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सेक्टर के अंदर डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं, और इसमें ख़तरनाक तरीन जो सेगमेंट है जिसके ऊपर हम बाकायदा एक प्रोग्राम करेंगे, वो है स्कूल में काम करने वाले मुलाजमीन का। और वो टीचर जो इस प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में काम कर रही होती हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, कितनी कम तनख्वाहों पे रखा जाता है एक ऐसे शोबे में कि जिसके अंदर तो सबसे ज़्यादा पे करने की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से। तो यानी इस सेंस में कि आपके फ्यूचर का दारोमदार उन बच्चों के ऊपर है जिनकी तालीम के लिए वो स्कूल खोला गया है, मगर वहाँ पर तालीम देने के लिए एक ऐसे तबके को रखा जाता है जो बहुत ही कम से कम वेज में आ सके, जिसका खुद का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ना हो। और हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर भी है कि जिसको कुछ नहीं आता वो जाके टीचर बन जाता है। तो ये भी एक गलत रुझान है। मगर स्कूल्स की तरफ से जो एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है टीचर्स की, और जिस तरह से उनका रुझान ये होता है कि कम से कम पैसों में टीचर आ जाए, बस गुजारा हो जाए, बच्चों को किसी भी तरीके से वो पढ़ा दे, उसका इस तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं होती। इसके ऊपर ख़ास तौर पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे किसी ऐसे ख़ास तौर पे आलिम दीन और ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएं कि जिससे हमारे जहन खुल सकें। और क्योंकि आजकल तो हमारे स्कूलिंग का कल्चर भी तब्दील हो रहा है, इस आगे स्कूलिंग किस तरीके की होगी इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और उस एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, और फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त।